तो हाय हेलो एवरीवन, मैं आपका विजय भैया और आप देख रहे हैं मेरा बोर्ड का प्रवाह बैच। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं एकदम अलग अंदाज में। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग गुलाम के नियम का सदिश रूप लिखना सीखेंगे और इसके पीछे का जो गहरा कॉन्सेप्ट है ना मेरे भाई, उसको हम लोग सीखने वाले हैं आज की ही क्लास में। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए ना भाई मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आज का क्लास मिस नहीं करना है ना। हाँ, इसके पिछले वाले क्लास में मैंने गुलाम के नियम को एकदम बता दिया था अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो फटाफट आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना मेरे भाई। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को, ठीक है भाई। तो आज की क्लास क्या भाई, गुलाम के नियम का, गुलाम के नियम का सदिश निरूपण, सदिश निरूपण। हाँ हाँ भाई, वही गुलाम का नियम जो मैंने आप सभी को बताया था, उस गुलाम के नियम को सदिश के रूप में लिखना है। सदिश निरूपण का मतलब ही होता है कि भाई जो गुलाम का नियम है, जो नियम गुलाम ने दिया है, उसे अगर हम सदिश के रूप में लिखें तो कैसे लिखे भाई। ये सारा कॉन्सेप्ट ना घबराओ नहीं मेरे भाई, मैं तुमको बहुत ही आराम से प्यार से सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। फिजिक्स कठिन नहीं है, ना ही कठिन बनाना है, इसके कॉन्सेप्टों को आराम से सीखना है। बस ध्यान से आज की क्लास को बिना वीडियो के स्किप किए हुए देखो, ध्यान से बस मस्त रहो भाई। देखो मेरे भाई, तो गुलाम के नियम, गुलाम ने कौन सा नियम दिया था भाई, F बराबर इन्होंने दिया था, क्या दिया था भाई कि K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये था। या इसी नियम को इन्होंने ऐसे भी कहा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हाँ मेरे भाई, यही नियम था। इसी नियम को हमें सदिश के रूप में लिखना है, और इसके पीछे जब नियम मतलब इसको सदिश के रूप में लिख लोगे ना, तो एक खास बात भी पता चलेगा। वेट करो, किस बात का पता चलेगा, है ना। तो यही नियम है, इसी नियम को हमें सदिश के रूप में लिखना है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात रह गया था जो मैंने आप सभी को नहीं बता पाया था गुलाम के नियम में, ये था कि गुलाम बल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट में लिख लीजिएगा, वहां पर भूल गए थे। गुलाम बल रेखा के अनुदिश लगता है। गुलाम बल रेखा के अनुदिश लगता है। अब ये गुलाम बल रेखा के अनुदिश लगता है, इसका मतलब क्या भाई। गुलाम ने क्या कहा था कि अगर मान लो हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर मौजूद है, रखे गए हैं, ठीक है भाई, और दोनों के दोनों क्या है, धन आवेशित है। आप अच्छी तरीके जानते हो कि दो धन आवेशित या दो समान आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। मतलब ये हुआ कि ये आवेश इस आवेश को दूर ढकेलेगा और ये आवेश इस आवेश को दूर ढकेलेगा, यही ना। हाँ मेरे भाई ध्यान सुनना, अब ये आवेश Q1 जो है वो Q2 पे जो बल लगाएगा, ठीक है ना भाई, वो इसी रेखा के सीध में लगाएगा। अनुदिश का मतलब ये हुआ कि रेखा के सीध में ही बल लगता है मेरे भाई। हाँ, गुलाम ने ये बताया कि आवेश एक दूसरे के ऊपर जो बल लगाते हैं वो रेखा के एकदम सीध ही लगाते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसे ही बोलते हैं अनुदिश, यानी Q1 जो है Q2 पे जो बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा, और Q2 जो है वो Q1 पर जो बल लगाएगा वो इस दिशा में लगाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यही इंपॉर्टेंट बात थी अनुदिश का, यही अनुदिश है। कोई डाउट नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, यही अनुदिश है। तो इसका मतलब समझ में आया, ठीक है।
अब इस सदिश के रूप में लिखने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए, ताकि हमारे जो डेरिवेशन है ना एकदम आसान तरीके से समझ में आ सके, है ना भाई। देखो सदिश क्या होता है, हालांकि मैंने इसके पिछले में बहुत कुछ चीजें बता चुका है भाई, ठीक है ना। अगर फिर भी अगर आपको सदिश के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। सदिश का मतलब ये होता है कि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसी को ही हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। कुछ इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक ना, इसको निरूपित करने के लिए वो सारी चीजें वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो ही आज का डेरिवेशन एकदम अच्छे से समझ में आएगा, है ना मेरे भाई। बिल्कुल ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है उसे सदिश कहते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर पूर्व है, ठीक है, तो यहाँ जो आपको संख्या दिखाई देता है इस संख्या को ही बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं मेरे भाई, परिमाण। पूर्व का मतलब होता है दिशा, पूर्व का मतलब क्या होता है, दिशा होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल। तो ये हुआ ना परिमाण के साथ दिशा, तो जब परिमाण के साथ दिशा तुमको दिखाई दे तो वो ही कहलाता है सदिश। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सदिश को वेक्टर के द्वारा निरूपित करते हैं, किसके द्वारा, वेक्टर, इसको वेक्टर कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, वेक्टर, हाँ बिल्कुल। मान लीजिए जैसे F के ऊपर ऐसे वेक्टर लग गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अब बल है ना वो सदिश के रूप में है। किस रूप में है, सदिश के रूप में है। अगर इसके ऊपर तीर नहीं लगा ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ ये बल सदिश के रूप में नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। ये सारी चीजें हो गया। अब आगे चलते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट बात है। पहला इंपॉर्टेंट बात तो ये हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट कि सदिश को हम लोग इसके द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहां मान लो Q1 जो है वो Q2 पे बल लगाया है, ठीक है। अब इस बात को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे मान लो Q2 पे बल लग रहा है, किसके कारण, Q1 के कारण, तो हम इसे लिखेंगे F21। F21 का मतलब क्या हुआ, जिस पर बल लग रहा है उसको आप पहले लिखोगे, और जिसके कारण से बल लग रहा है उसे दूसरे नंबर पर लिखोगे। ये बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट मेरे भाई। मैं ऐसे डेरिवेशन यूं ही हवा में नहीं करा दूंगा, मैं ऐसे डेरिवेशन कराऊंगा कि आपको एक एक चीजें समझ में आए अच्छे से, क्योंकि भाई आपको तैयारी करना है एकदम बेहतर से, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो ये F21 मतलब मैंने क्या कहा, जिसके ऊपर बल लग रहा है उसे पहले नंबर पे, जिसके कारण से बल लग रहा है उसे दूसरे नंबर पर। अब यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर मान लो Q1 पर बल लग रहा है, किस पर बल लग रहा है, Q1 पर, किसके कारण, तो Q2 के कारण। तो जिस पर बल लग रहा है उसे क्या कहोगे, उसे पहले नंबर पर, जिसके कारण से लग रहा है उसे दूसरे नंबर पर लिखोगे। ये बातें समझ में आ गया, चलो जी ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात तो ये मैंने बताया। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई स्थिति सदिश पता होना चाहिए, स्थिति सदिश पता होना चाहिए, स्थिति सदिश, ठीक है मेरे भाई। स्थिति सदिश क्या होता है, जिस सदिश के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को बताया जाता है उसी को हम स्थिति सदिश कहते हैं। क्या आपने सुना, जिस सदिश के द्वारा किसी बिंदु का स्थिति बताया जाता है उसी को आप क्या कहोगे, स्थिति सदिश कहोगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो कोई एक बिंदु है, ठीक है, तुम यहाँ पर हो, ठीक है, और ये बिंदु है, तो इस बिंदु के जो स्थिति इस सदिश के द्वारा मान लो बता दिया तुमने, तो ये क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश कहलाएगा। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। ये सारी बातें जो है वो आपके डेरिवेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से काम आएंगे। एक बात अच्छी तरीके से नोट कर लो, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, अब आगे चलते हैं। अब ये बात करेंगे कि कैसे निरूपित करेंगे। ध्यान से एक चीज को देखना मेरे भाई, सिखाऊंगा ऐसे कि भूल ना पाओगे, जस्ट एक मिनट। हाँ भाई, तो सदिश के रूप में लिखने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे यहाँ पर चतुर्थांश। तो ये आपका हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया आपका मूल बिंदु, ठीक है मेरे भाई। हाँ ध्यान से आप लोग देखते रहना,
ये हो गया तुम्हारा बिंदु P और ए हो गया तुम्हारा बिंदु Q। मान लो हमारे पास दो बिंदु हैं P और Q, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल यहाँ पर Q। अब बात ये आई, अब हम बिंदु P की ना स्थिति सदिश लेंगे। स्थिति सदिश अभी जस्ट मैंने बताया ना भाई, हाँ, जिस सदिश के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को बताया जाता है उसी को हम स्थिति सदिश कहते हैं। तो यहाँ मैंने OP क्या किया, एक स्थिति सदिश ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, OQ जो है एक स्थिति सदिश ले लेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसे हम वेक्टर के फॉर्मेट में, मतलब अगर दूसरे टाइप से लिखे तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर R1, ऐसे भी लिख सकते हैं R1, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर मान लो Q1 है, एक मिनट, यहाँ पर Q1 है, एक मिनट, यहाँ पर मान लो Q1 आवेश है और इस बिंदु Q पर Q2 आवेश है। बस ध्यान से एक एक चीजों को देखते रहना। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं R2, वेक्टर R2, ध्यान से बस एक चीजों को, ठीक है। अब ये तो हो गया, मैंने दो स्थिति सदिश ले लिया। फिर अब मैं क्या काम करूंगा मेरे भाई, मान लो एक पल के लिए अगर हम बिंदु P से बिंदु Q का स्थिति देखें तो क्या हो जाएगा, बिंदु PQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, PQ हो जाएगा। ये चीज हुआ, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। अब मैं अगर फिर देखूं, अगर मैं बिंदु P से बिंदु Q की स्थिति देख सकता हूं तो मैं Q से P की भी स्थिति दे सकता हूं। तो इसका मतलब ऐसे भी स्थिति निकाला जा सकता है। मतलब ये हुआ कि हम दो तरीके से स्थिति निकाल सकते हैं। पहला तो ये हुआ P से Q की ओर, तो मैंने PQ लिख दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ देखो दिशा है ना मेरे भाई, दिशा नाते ये सदिश के रूप में लिखेंगे। यहाँ Q से P की ओर जाएंगे तो ये QP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, QP, वेक्टर QP हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? एक एक चीजों को ध्यान से आप लोग देखते रहना। या तुम Q1 से Q2 की ओर आए हो, Q1 से, ध्यान सुनना, Q1 से तुमने कहाँ आया, Q2 पे आया, मतलब 1 से लेकर के 2 तक गया। जैसे आप तुम लिख सकते हो R12, वेक्टर R12, इसे या ऐसे भी लिख सकते हो। इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से 1 पे गए हो तो R21 भी लिख सकते हो याद करके, ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हो। एक एक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि अब मान लो Q1 जो है वो Q2 पे बल लगाएगा। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ Q2, हाँ, मान लो Q1 जो है वो Q2 पे बल लगाएगा तो रेखा के अनुदिश लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो देखो बल किस पर लग रहा है, Q2 पे लग रहा है। अभी जस्ट मैंने जो समझाया वही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ जो बल लग रहा है Q2 पे लग रहा है, किसके कारण, Q1 के कारण। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बल, ठीक है। और अब यहाँ पर Q2 जो है वो Q1 पर बल लग रहा है तो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और इस डायरेक्शन में लिखेंगे F12, क्योंकि 1 पे बल लग रहा है 2 के कारण। अब ये पूरी बात जो हमने लिखा है, इस पूरी बात को हम यहाँ डिटेल में पूरा लिखते हैं, ध्यान से देखो। लिखेंगे यहाँ बिंदु P पर Q1 आवेश तथा बिंदु Q पर Q2 आवेश स्थित है जिसमें वेक्टर OP या R1 बिंदु P की स्थिति सदिश है, ठीक है। फिर OQ या R2, देखो OP सब कुछ मैंने लिखा, वही सब डिटेल यहाँ लिखना है। बिंदु क्योंकि स्थिति सदिश है, ठीक है मेरे भाई। एवं PQ जो है, ध्यान सुनना, PQ जो है वेक्टर PQ को क्या लिख सकते हो, PQ को R12 भी लिख सकते हो,
R12 आवेश Q1 से Q2 की स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। सारे डिटेल एक एक करके लिखेंगे, ध्यान से देखते रहना। फिर QP R21 है ना मेरे भाई, हाँ, आवेश Q2 से Q1 की स्थिति सदिश है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल है। अब आगे क्या भाई, बल के बारे में लिखना, बल के बारे में लिख देते हैं। लिखेंगे F12 वेक्टर F12 क्या है भाई, वेक्टर F12 Q1 आवेश पर लगने वाला बल Q2 आवेश के कारण, आवेश Q2 के कारण, यहाँ लिखेंगे आवेश Q2 के कारण। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। फिर लिखेंगे F वेक्टर 21, इसको लिखेंगे Q2 आवेश पर लगने वाला बल आवेश Q1 के कारण। ठीक है मेरे भाई, तो ये पूरी की पूरी घटना मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल यार। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लो, इसको मैं इरेज करूंगा, फिर आगे मैप चलूंगा। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात अगर मैं बताऊं तो यहाँ नीचे की लाइन में मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर हम R12 का परिमाण निकालें, मतलब परिमाण निकालें, ठीक है, या देखो दोनों दूरी देखो, R21 जो है, R21 और R12 ये दोनों दूरी क्या है भाई, आपस में बराबर है ना मेरे भाई, बिल्कुल है। ये किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ बिल्कुल यार, इसको हम R के बराबर लिख लेंगे, मतलब R21 की दूरी और R12 की दूरी, दोनों दूरी आपस में बराबर है। चाहे लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं मिटा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं आगे चलते हैं। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे भाई, हाँ लिखेंगे Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश पर लगने वाला बल Q2 आवेश के कारण है, ध्यान से मेरी बात सुनना भाई। Q1 पर बल लग रहा है, किसके कारण, Q2 के कारण, तो F12 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, तो कूलाम के नियमानुसार, ठीक है भाई, क्या होता है भाई कूलाम का नियम, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², यही होता भाई। चलो ठीक है, ये होता है, इसके हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पे। तो F12 क्योंकि आवेश Q1 पर बल लग रहा है Q2 के कारण, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12, ठीक है ना भाई, R12 का स्क्वायर, वेक्टर R12 का स्क्वायर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया,
बिल्कुल। देखो मेरे भाई, साथ में एक और चीज है, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिमाण है, तो इसकी दिशा के लिए क्या होता है, इसकी दिशा को ना, इसके अगर हम कैप से दिखा देंगे तो ये इसकी दिशा हो जाएगी। परिमाण के साथ साथ क्या हो गया, अब ये दिशा हो गया, तो वेक्टर F12 हो जाएगा अब। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा परिमाण है, ये दिशा है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं Q2 आवेश पर, Q2 आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल Q1 के कारण, Q1 आवेश के कारण। ठीक है, कूलाम का नियम तो यही है, ज्यादा छेड़छाड़ तो करना है। देखो दूसरे पर बल लग रहा पहले के कारण, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R21 का स्क्वायर, और यहाँ R21 का कैप हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अब इसका कोई काम तो है नहीं। अगर मैं इसकी दिशा क्या कर दूं, बदल दूं। देखो मेरे भाई, एक चीज होता है, मान लो दो सदिश है, दोनों परिमाण में क्या है, बराबर है। मान लो ये A है और ये B है, दोनों सदिश परिमाण में क्या है, बराबर हैं, लेकिन इसकी दिशा क्या है, विपरीत है, तो यहाँ माइनस चिन्ह हो जाता है। ठीक है भाई, यानी दो सदिश जो परिमाण में समान हो किंतु दिशा विपरीत हो तो ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं, और उनको इस तरीके से निरूपित करते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पर करने वाला हूं। अगर मैं यहाँ ध्यान दूं, ध्यान से देखना, F21 बराबर इसकी मैं दिशा को बदल रहा हूं, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटे इसकी दिशा को बदलेंगे, तो इसकी दिशा को बस बदल लेंगे तो यहाँ पर भी R21 रहेगा। ठीक है, इसकी दिशा को बदलेंगे तो माइनस का R12 हो जाएगा, कैप है, क्या हो जाएगा भाई, R12 का कैप हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। और यहाँ भी कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। इसकी दिशा बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, इतना सारी चीजों को, ये पूरे चीजों को आप ध्यान से देखो, तो ये समीकरण 1 से पूरा मैच खा रहा कि नहीं खा रहा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे ये जितना भी सारा है, मैच खा रहा कि नहीं है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, अब इसके आगे लिखेंगे समीकरण 1 से F21 बराबर, माइनस का तो है ऑलरेडी चिन्ह माइनस का, और ये सारा मिला करके मैं इसे क्या लिख सकता हूं, F12 लिख सकता हूं। ठीक है ना मेरे भाई, बिल्कुल। और इस तरीके से ये इसका पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है भाई, कि दोनों बल परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन उनकी दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बस यही चीज है। न्यूटन का जो तृतीय नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, कि भाई जितना बल दोगे उतना बल वापस करेगा, उल्टा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इससे ये पता चलता है कि, लिखेंगे, इससे यह पता चलता है कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का भी पालन करता है। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से ये पूरा डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब चलते हैं थोड़ा सा कूलाम के नियम की विशेषताओं पे, इसको इरेज करते हैं। लिखेंगे कूलाम के, अगला टॉपिक है कूलाम
के नियम की विशेषताएं। तो लिखेंगे पहली विशेषता, कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों पर कार्य करता है। स्थिर रुका हुआ हो और बिंदु की आवेश हो, स्थिर बिंदु आवेशों पर कार्य करता है। ठीक है भाई, पहली बात ये हुआ। दूसरी बात ये हुआ, कूलाम बल अनुक्रमानुपाती नियम का पालन करता है। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको पता होना चाहिए। तीसरा नियम है कूलाम का नियम व्युत्क्रमानुपाती नियम का पालन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें थी मेरे भाई, जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।